जैसे ही स्नेकी अपनी गुफा की ओर बढ़ता है, उसकी नज़र वायलेट लाइटनिंग लायन किंग पर पड़ती है। वह थोड़ा चौंक जाता है और साथ ही उलझन में भी पड़ जाता है। वह महसूस करता है कि लायन किंग की ऑरा मैन जिन से थोड़ी कमजोर जरूर लगती है, लेकिन फिर भी उसका लेवल मैन जिन के बराबर ही माना जा सकता है। स्नेकी बिना देर किए खुद को सामने लाता है ताकि अपनी मौजूदगी साफ कर सके। उसे देखते ही लायन किंग बात करने के लिए बेचैन हो जाता है। यह देखकर मैनजिन तुरंत लायन किंग को चेतावनी देता है। वह साफ शब्दों में कहता है कि जो भी कहना हो सीधे और ठीक तरीके से कहे, और अगर रेमंड ने कोई भी बवाल करने की हिम्मत की तो वह उसे बिल्कुल माफ नहीं करेगा। यह सुनते ही रेमंड गुस्से से मैनजिन की ओर मुड़ता है और कहता है कि वह मैनजिन से बात नहीं कर रहा। वह जोड़ता है कि उसका असली काम स्नेकी से है, उससे नहीं। स्नेकी यह सब सुनते हुए तब चौंक जाता है जब रेमंड कहता है कि उसकी पत्नी का शरीर स्नेकी के पास है, और वह जानना चाहता है कि क्या यह सच है। यह सुनकर स्नेकी को पहले मिला वायलेट थंडर लायन याद आ जाता है। उसके दिमाग में सवाल उठता है कि कहीं वही लायन रेमंड की पत्नी तो नहीं थी। ये सोचते ही वह थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि सच्चाई यह थी कि वह उसे पहले ही खा चुका था और अब बस स्किन और बोन्स ही बची थीं। स्नेकी खुद को संभालते हुए बचाव में पूछता है कि क्या जिस लायन से उनकी मुठभेड़ हुई थी वो मेल नहीं था। मैन जिन तुरंत मना कर देता है। वो समझाता है कि थंडर मेन सिर्फ वायलेट थंडर लायन में होती है और इस मामले में उनके बीच मेल फीमेल का फर्क नहीं किया जाता। वह आगे जोड़ता है कि जब वायलेट थंडर लायन गुस्से में आते हैं तब उनकी थंडर मेन अपने आप एक्टिवेट हो जाती है। रेमंड इस बात से सहमत होता है और अपनी थंडर मेन एक्टिवेट करके दिखाता है। इसके बाद वह स्नेकी की ओर करीब आता है और कहता है कि उसकी जानकारी के मुताबिक उसकी पत्नी को इंसानों ने मारा था, स्नेकी ने नहीं। फिर भी वह यह साफ करता है कि उसे पता है कि उसकी पत्नी का शरीर स्नेकी ने उठाया था और वह उसे तुरंत सौंप देने को कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर स्नेकी ने मना किया तो वह बिल्कुल बेरहम हो जाएगा और बाद में कोई शिकायत नहीं सुनेगा। ये सुनते ही मैनजिन का गुस्सा भड़क उठता है। वह जोर से पूछता है कि रेमंड आखिर करना क्या चाहता है। वह गुस्से में सवाल करता है कि क्या किसी से कुछ मांगने का यही तरीका होता है, और क्या रेमंड उन्हें धमकाने आया है। मैनजिन की इस प्रतिक्रिया से रेमंड उलझन में पड़ जाता है। वह सोचता है कि उसने तो बस अपनी पत्नी का शरीर मांगा था, फिर मैनजिन इस तरह क्यों बोल रहा है। मैनजिन का गुस्सा कम नहीं होता। वह कहता है कि अगर लायन को ढंग से बात करना नहीं आता तो पहले जाकर दूसरों से बात करने का तरीका सीखे, फिर किसी से कुछ मांगे। यह देखकर रेमंड मैनजिन को ध्यान से देखता है और समझ जाता है कि उसका रवैया बेहद आक्रामक है। वह चुपचाप मान लेता है कि मैनजिन सच में स्नेकी के लिए अपनी जान तक जोखिम में डाल सकता है। यह सोचकर वो हैरान हो जाता है, क्योंकि आमतौर पर कोई भी डीमन किसी दूसरे डीमन के लिए ऐसा नहीं करता। इससे उसे स्नेकी और मैनजिन के रिश्ते पर शक होने लगता है। इसी बीच स्नेकी खुद बोलता है और रेमंड का ध्यान अपनी ओर खींचता। वो पूछता है कि क्या उसे पहले से पता है कि उसकी पत्नी को इंसानों ने मारा था। रेमंड हामी भर देता है। तब स्नेकी आगे कहता है कि रेमंड को यह भी पता होना चाहिए कि जिस कल्टीवेटर ने उसकी पत्नी को मारा था उसे बाद में स्नेकी ने खुद मार दिया। वह बताता है कि इस तरह उसने उसकी पत्नी का बदला पूरा कर दिया था। रेमंड गुस्से में कहता है कि यह बात वो पहले से जानता है, लेकिन उसे सिर्फ उसकी पत्नी का शरीर चाहिए। स्नेकी चुप रहता है। तभी रेमंड सीधे पूछता है कि क्या स्नेकी ने उसकी पत्नी का शरीर खा लिया था। इस पर मैनजिन लापरवाही से जवाब देता है कि अगर उसने खा भी लिया होता तो भी क्या फर्क पड़ता। वो जोड़ता है कि स्नेकी ने बदला लिया है, इसलिए लायन को तो उसे धन्यवाद देना चाहिए। स्नेकी भी अपनी बात रखता है। वह कहता है कि अगर उसने उसकी पत्नी को नहीं भी खाया होता तो भी उसका मांस तो वैसे ही सड़ चुका होता। मैनजिन आगे सुझाव देता है कि रेमंड को उस कल्टीवेटर की सेक्ट के पीछे जाना चाहिए जिसने उसकी पत्नी को मारा था, न कि यहां आकर बेवजह गुस्सा दिखाना चाहिए। मैनजिन की ये बातें सुनकर रेमंड पूरी तरह भड़क उठता है और सीधे उस पर झपट पड़ता है। मैनजिन बिना देर किए पलटकर हमला करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसे स्नेकी की रक्षा करनी है। रेमंड गरजते हुए कहता है कि वो किसी भी हाल में अपनी पत्नी का शरीर वापस लेकर रहेगा। ये देखकर स्नेकी दोनों से लड़ाई रोकने को कहता है। मैनजिन रुक जाता है और हैरानी से स्नेकी की ओर देखता है। उसके मन में सवाल उठता है कि जब वह उसी के लिए लड़ रहा है तो स्नेकी लड़ाई रोकने की बात क्यों कर रहा है। उधर स्नेकी खुद भी असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आगे क्या किया जाए। कुछ पल बाद स्नेकी रेमंड की पत्नी की बची हुई हड्डियों के टुकड़े बाहर निकालता है और कहता है कि अब बस यही बचा है। इन टुकड़ों को देखते ही रेमंड जोर से चीख पड़ता है और उन्हें अपनी नौवीं पत्नी कहकर पुकारता है। यह सुनते ही स्नेकी सन्न रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर वह नौवीं थी तो रेमंड की और भी 8 पत्नियां होंगी। रेमंड जोर जोर से रोता है और आकाश की ओर दहाड़ मारता है। वह बताता है कि उसकी बाकी 8 पत्नियां उसे पिछले लायन किंग से विरासत में मिली थीं, लेकिन वही अकेली थी जिसे वो अपनी सच्ची साथी मानता था। यही वजह थी कि वह उसे वापस पाने के लिए इतना बेताब था। वह आगे बताता है कि वह सबसे छोटी थी और कल्टीवेशन में भी सबसे कमजोर थी। ये कहते हुए वह फिर रोने लगता है। उसे अपनी पत्नी की मासूम आदतें और उसके छोटे छोटे प्यारे काम याद आने लगते हैं। ये सब देखकर स्नेकी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, जबकि मैनजिन उसे इशारे से कहता है कि लायन को थोड़ी देर रो लेने दो।
रेमंड करीब 1 घंटे तक अपनी पत्नी के लिए शोक मनाता रहता है। इसके बाद वो स्नेकी और मैनजिन के पास आता है और उनसे माफी मांगता। वो कहता है कि वो थोड़ा ज्यादा बहक गया था। स्नेकी जवाब देता है कि वो साफ तौर पर बहुत इमोशनल था, लेकिन फिर यह भी जोड़ता है कि ऐसी हालत में ऐसा होना समझ में आता है। आखिर उसे अपनी पत्नी को टुकड़ों में देखना पड़ा था। इसके बाद लायन फॉर्मल रूप से अपना नाम रेमंड बताता है और एक बार फिर गुस्से में बोलने के लिए माफी मांगता है। उसी पल स्नेकी को थोड़ा सुकून महसूस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि रेमंड अब अपना सारा दुख बाहर निकाल चुका है। थोड़ी देर बाद रेमंड स्नेकी के पास आता है और कहता है कि भले ही स्नेकी ने उसकी 9वीं पत्नी का मांस खाया हो, लेकिन उसने उस कल्टीवेटर को भी मार दिया जिसने उसकी जान ली थी, और जो कुछ बचा था वह लौटा दिया। रेमंड साफ कहता है कि अब उनका हिसाब बराबर हो चुका है और वे अब दुश्मन नहीं रहे। कुछ पल रुककर वह स्नेकी से पूछता है कि वह कल्टीवेटर किस सेक्ट से था। यह सुनकर स्नेकी सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है कि हेवनली पपेट सेक्ट बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर वह सच बता देगा तो रेमंड शायद उन पर हमला करके खुद भी नहीं बचेगा, और साथ ही मैनजिन और स्नेकी भी मुसीबत में फंस सकते हैं। उसे एहसास होता है कि फिलहाल झूठ बोलना ही बेहतर रहेगा, क्योंकि उसे पहले एक एलाई चाहिए। स्नेकी को कुछ देर चुप देखकर रेमंड उसे जल्दी बोलने के लिए कहता है। तब स्नेकी कहता है कि उसे पूरी तरह यकीन नहीं है, लेकिन कल्टीवेटर के अटैक स्टाइल को देखकर लगता है कि वह स्नेक कैचर सेक्ट से ही था। यह सुनते ही रेमंड पूरी तरह आग बूला हो जाता है और ऐलान करता है कि वह स्नेक कैचर सेक्ट को तबाह कर देगा। वह तुरंत अपने पंख फैलाता है और उड़ान भर लेता है। यह देखकर स्नेकी चौंक जाता है। उसे लगता है कि रेमंड बहुत जल्दबाजी कर रहा है और ठीक से सोच नहीं रहा। वह लायन से कहता है कि इम्पल्सिव मत बनो। इस पर रेमंड जवाब देता है कि वो इम्पल्सिव नहीं है, और अगर वो मेन सेक्ट को नहीं भी मिटा पाया तो कम से कम किसी ब्रांच को तो खत्म कर ही देगा। रेमंड के उड़ते ही मैनजिन स्नेकी की ओर देखता है और पूछता है कि क्या उन्हें उसका पीछा करना चाहिए और सपोर्ट देना चाहिए। आखिर स्नेक कैचर सेक्ट उनका भी मुख्य दुश्मन है। स्नेकी थोड़ी देर सोचता है और कहता है कि रेमंड असल में एक रेकलेस ब्रूट है और हो सकता है वह दोनों को भी मुसीबत में घसीट ले। फिर भी स्नेकी जानता है कि चूंकि स्नेक कैचर सेक्ट उनका दुश्मन है, बदला लेने का इससे बेहतर मौका शायद न मिले। वह जल्दी से मैनजिन के पैर के चारों ओर लिपट जाता है और कहता है कि अगर रेमंड सच में सेक्ट या उसकी किसी ब्रांच को भारी नुकसान पहुंचा देता है तो वह पूरी तरह उसका साथ देगा। मैनजिन बात समझ जाता है और तुरंत रेमंड का पीछा करने लगता है। वह कहता है कि फिलहाल उन्हें उसके पीछे पीछे जाना चाहिए और सेक्ट की हालत देखकर आगे का फैसला करना चाहिए। थोड़ी ही देर में रेमंड रॉक सर्पन सिटी पहुंच जाता है। उसके कुछ समय बाद स्नेकी और मैनजिन भी वहां पहुंचते हैं। शहर के पास पहुंचते ही स्नेकी बैरियर की ओर नजर डालता है और लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर लेता है। उसे पता होता है कि आखिरकार वे यहां आ ही गए हैं। स्नेकी बैरियर के अंदर के हालात को ध्यान से देखता है और महसूस करता है कि वहां फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट ग्रेट परफेक्शन लेवल का एक हॉल मास्टर गार्ड कर रहा है। इसके अलावा उसे एक कोर फॉर्मेशन एल्डर की मौजूदगी भी महसूस होती है, जो सिक्लूजन में बैठा है। खुद बैरियर भी मजबूत डिफेंस और ब्रूटल असॉल्ट के लिए बना हुआ दिखता है। फिर भी स्नेकी को लगता है कि हालात जिस तरह पलटे हैं उसमें यह लड़ाई हारना जरूरी नहीं। वह रेमंड की ओर देखता है और समझ जाता है कि वह अपनी 9वीं पत्नी का बदला लेने के लिए अपनी बाकी 8 पत्नियों को भी साथ लाया है। स्नेकी उन्हें गौर से देखता है और आंकलन करता है कि 3 मिड फाउंडेशन में है, 3 लेट फाउंडेशन में, 1 पीक फाउंडेशन में और सबसे बड़ी पत्नी कोर फॉर्मेशन स्टेज पर है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि रेमंड की सेना उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ऐसे में यह समझ में आता है कि रेमंड अकेले ही एक ब्रांच को चुनौती देने जितना बोल्ड क्यों था। इसी दौरान कल्टीवेटर्स को पास आती हुई सेना का पता चल जाता है। उनमें से एक तुरंत एल्डर से कहता है कि शहर का ग्रैंड डिफेंस अरे जल्दी से एक्टिवेट किया जाए। थोड़ी देर बाद एक एल्डर आगे आता है और वायलेट लाइटनिंग लायन किंग रेमंड का नाम लेता है। वह कहता है कि स्नेक कैचर सेक्ट का उससे कोई झगड़ा नहीं है और पूछता है कि वह पूरी सेना लेकर इतनी आक्रामक तरीके से क्यों आया है। रेमंड जवाब देता है कि इसी सेक्ट ने उसकी पत्नी और बच्चे को मारा था, और वह पूछता है कि क्या उन्हें अब भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्यों आया है। इस पर एल्डर कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि इस साल उनकी सेक्ट पहाड़ों में गई ही नहीं, इसलिए ऐसा होना संभव नहीं लगता। रेमंड गुस्से में कहता है कि स्नेक डीमन ने यह सब अपनी आंखों से देखा है और पूछता है कि क्या सेक्ट अब भी इस बात से इनकार करने की हिम्मत रखती है। स्नेकी तुरंत रेमंड का साथ देता है। उसके मन में आता है कि बात यहां तक आ ही गई है तो अब पूरी ताकत से लड़ना ही पड़ेगा। वह गुस्से में एल्डर से पूछता है कि क्या उनकी सेक्ट सच में इस साल पहाड़ों में नहीं गई थी। वह खुलासा करता है कि इसी सेक्ट ने 100 से ज्यादा डिसाइपल्स को 10,000 स्नेक्स वैली भेजा था ताकि सभी सांपों का कत्ल किया जा सके। इसके बाद वो लड़ाई में मारे गए कल्टीवेटर्स का सामान सबके सामने दिखाता है। ये देखकर कई कल्टीवेटर्स उन चीजों को पहचान लेते हैं। कुछ को समझ आ जाता है कि ये वो मोछो की बिलोंगिंग्स हैं, जबकि बाकी लोग तब सन्न रह जाते हैं जब उन्हें एल्डर क्यूई युआन का सिर दिखाई देता है। यहाँ तक कि सेक्ट का एल्डर भी हक्का बक्का रह जाता है। उसे एहसास होता है कि अफवाहें सच थीं और शुआन यांगजी की पूरी लीनेज पूरी तरह खत्म हो चुकी है। एल्डर और ज्यादा डर जाता है। उसे समझ आ जाता है कि आज उनकी सेक्ट पर असली आपदा टूट पड़ी है
और रेमंड अपनी सेना के साथ बिना लड़े लौटने वाला नहीं है। वह बस मन ही मन उम्मीद कर सकता है कि माउंटेन अरे हेडक्वार्टर से रीएनफोर्समेंट आने तक टिक जाए। दूसरी ओर रेमंड लड़ाई के लिए खुद को तैयार करता है। वह ऐलान करता है कि उसका सब्र खत्म हो चुका है और तुरंत अपनी सेना को उसके साथ हमला करने का आदेश देता है। वह गरजते हुए कहता है कि लड़ाई को जल्दी खत्म करो और स्नेक कैचर सेक्ट को पूरी